तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर तीन पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, तीन डिज़ाइन पैटर्न्स जो कि वैसे तो आप किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको पाइथन में करके देखेंगे कि उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कोड के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगलटन पैटर्न से। तो वीडियो को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा किए बगैर मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ, तो हम कोड से ही शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक क्लास बनानी है, उसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया है सिंगलटन पैटर्न। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया जिसको नन डिफाइन किया, यानी कि ये नन इसी तरीके की चीज़ है जैसे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नल लिखते हैं और नील लिखते हैं, इसी तरीके से पाइथन के अंदर हम इसको नन कहते हैं। इसका मतलब ये कि कुछ नहीं। कई लोग इसको ज़ीरो समझते हैं, ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो एक नंबर है, वो एक अलग चीज़ है। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि जब हम इसको समझ लें कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फंक्शन चलेगा। और किस तरीके से चलेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लें कि इसके अंदर, अच्छा एक और बात, कि फंक्शन के अंदर जो हमने डिफाइन किया फंक्शन डेफ फंक्शन न्यू जो कि हमने डिफाइन किया है, इसमें हमने CLS को पास किया। अब CLS समझ लें कि एक तरह से ये इसकी अपनी क्लास के बारे में बात हो रही है। और इफ़ CLS डॉट इंस्टेंस, यानी कि जो ऊपर हमने इंस्टेंस के नाम से डिफाइन किया था जो कि अभी नन है, जो कि क्या है, इज नन, यानी कि अगर नन के बराबर है तो क्या हो जाए, CLS डॉट इंस्टेंस इक्वल टू सुपर। अभी ये मैं पूरा आपको पूरी लाइन समझाता हूँ कि CLS मतलब यानी कि इसी क्लास की बात हो रही है, डॉट इंस्टेंस जो कि इसका वेरिएबल था, ये भी नन था। अब ये किसके बराबर, अगर ये नन होगा तब ये कंडीशन चलेगी, सुपर। और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, हमने एक तो इसको खुद ही पास कर दिया जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, और फिर हमने CLS को पास कर दिया। और डॉट न्यू CLS, यानी कि ये इसी को कॉल करेगा अपने फंक्शन को। और सुपर से मकसद क्या है, अब देखें सुपर का कीवर्ड जो है वो पाइथन और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। और वैसे ये इनहेरिटेंस के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन इस केस में ये अपने ही क्लास की बात कर रहा है। और अपने ही क्लास को हमने इसको दे दिया और इसका CLS भी दे दिया कि ये क्लास है और इस वाली क्लास क्या है, और हम इसका इंस्टेंस बनाना चाहें। और फिर क्या करेगा ये हमें न्यू CLS रिटर्न कर देगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। उसके बाद जो हमने एंड में जो रिटर्न करने का काम था वो हमने रिटर्न करने का करवा लिया कि CLS डॉट इंस्टेंस, जो कि इंस्टेंस अभी तक इसने इसके इक्वल किया है, उसी को ये हमें रिटर्न कर दे। अब इसको टेस्ट भी तो करना है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगलटन पैटर्न क्या है, थोड़ी सी डिटेल, ताकि हम इसको सही तरीके से टेस्ट कर सकें। मैंने इसके अंदर दो एक तरह से इसके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। सिंगलटन पैटर्न असल में क्या मकसद होता है सिंगलटन पैटर्न का, सिंगलटन पैटर्न इस तरीके की चीज़ होती है कि समझ लें कि किसी जगह पे आपने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपने नहीं बनाने, तो आप सिंगलटन पैटर्न यूज़ करते हो। अब ये एक ऑब्जेक्ट किस चीज़ में हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे हम इसको डेटाबेस में कह सकते हैं कि सपोज कर लें कि कोई वेबसाइट है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न करना है। नहीं तो अगर ज़्यादा होंगे तो उसमें मसला हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि कोई हैकर या कोई ऐसा बंदा जो अटैक करने की कोशिश किया, उसने किसी तरीके से कोई कोड एम्बेड कर लिया, उसने डेटाबेस बना लिया हो या कुछ कर लिया हो, तो वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकें, तो इस केस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। अब आप देखें कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिंगलटन पैटर्न 1 बनाया एक वेरिएबल, और मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और दूसरे फिर से मैंने दूसरा बनाया, तो दूसरा भी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हो गया। अब आप इसको आगे देखें कि आगे इसमें क्या होता है। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा सिंगलटन 1 तो क्या आएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंगलटन 1 को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा। पहले मैं अपने इसको सेव कर लूँ और उसके बाद अब मैं आपको इसको ज़रा रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा। अब देखें ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें एक लोकेशन दे रहा है जो कि क्या कह सकते हैं, हेक्साडेसिमल की लोकेशन है मेमोरी की। तो अब मैं दूसरा वाला जो है उसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, दूसरे वाले को। और साथ में मुझे एक काम ये करना है कि मैं दोनों की लोकेशन देख लूँगा। तो अब पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ।
देखें अब दोनों की लोकेशन दे रहा है, इस लोकेशन को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है। देखें 0 0 0 0 0 2 3 FEF 2D 6A 50 और ये नीचे वाले का भी सब सेम है। तो ये क्या है, ये इसकी लोकेशन है, दोनों की लोकेशन सेम है। स्टिल अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम पाइथन के जरिए हम पूछ लेते हैं कि ये सही है या नहीं, मतलब यानी कि दोनों की लोकेशन सेम है या नहीं। अगर दोनों की लोकेशन सेम है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं, लेकिन ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें, जो कि पहले वाला है वो भी यही ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाला है वो भी यही ऑब्जेक्ट है, बस हम इसको डिफरेंट तरीके से कॉल करें, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा मेमोरी के अंदर। तो ठीक है, ये इसको मैंने प्रिंट कर लेता हूँ और ये अब ये चेक करेगा। अच्छा, इस वाले केस में मैंने क्या किया, सिंगलटन पैटर्न 1 जो है वो सिंगलटन पैटर्न 2 है। अगर तो ये सच है तो ये इसको ट्रू बता देगा। हम यही कहें ना, सिंगलटन पैटर्न 1 जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया वो दूसरा ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर ये सच है तो ये इसको ट्रू बता देगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको फॉल्स बता देगा, जो भी होगा। और इसने इसको ट्रू बता दिया तो देख सकते हैं इस समय ये पता चल जाता है कि ये सिंगलटन पैटर्न एक ही पैटर्न था, या मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यही था हमारा सिंगलटन पैटर्न। इसका मैंने आपको लोकेशन के साथ दिखा दिया। बहुत सारे लोग जो है वो इतनी डिटेल में यहाँ तक नहीं जाते। ये लोकेशन मैंने बताई कि ये क्या होती है, ये मेमोरी के अंदर बनती है, मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर। तो ये तरीका होता है पाइथन में सिंगलटन पैटर्न को लिखने का। अब हम बात करने जा रहे हैं एडेप्टर पैटर्न की, कि एडेप्टर पैटर्न क्या होता है। तो एडेप्टर पैटर्न समझ लें एक तरह से कि हम दो किस्म के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, हम उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सपोज कर लें एक हमारे पास ओल्ड सिस्टम क्लास है, मतलब पुराने सिस्टम की क्लास है, उसको हमें न्यू सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्लास बना ली और फिर इसके बाद मैं अगर इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर लूँ कि जो कि उसका डाटा लाने के लिए होएगा, और क्या करेगा ये फंक्शन पर बस रिटर्न कर देगा कि डाटा जो है वो फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, ये समझाने के लिए। यानी कि बेसिकली इसका काम ये अभी कोई ऐसा तो हम ये नहीं कह रहे कि हम सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया हो, ये समझाने के लिए कि ये डाटा जो ये ओल्ड सिस्टम से आया, ये हो सकता है किसी डेटाबेस से आया हो या कुछ भी, ये समझाने के लिए कि ओल्ड सिस्टम ने डाटा रिटर्न किया। तो यहाँ पे हमने लिख दी दिस डेटा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, दिस इज डाटा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, की ये डाटा जो है ये पुराने सिस्टम से है। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं इसको कि अब हमने एक न्यू क्लास बना ली है। न्यू क्लास है, जिस तरह हमने ओल्ड सिस्टम की क्लास बनाई थी इसी तरह हमने न्यू की क्लास बना ली है क्लास। और आगे हम देखते हैं अब इसके अंदर हमने क्या किया। हमने इसके अंदर सपोज कर लें कि हम डेटा के ऊपर कोई प्रोसेस करना चाहें, तो हमने क्या किया, हमने डेफ प्रोसेस के नाम से एक मेथड बना लिया, या इसको फंक्शन बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने एक तो सेल्फ का कीवर्ड दिया। देखें जब जब आप क्लास के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं, आपने अब उस क्लास के से फंक्शन को या मेथड को एसोसिएट करवाना होता है, तो आप उसमें सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सेल्फ के कीवर्ड की कि ये क्या चीज़ है पाइथन के अंदर सेल्फ का कीवर्ड, तो ये पाइथन के अंदर उसी तरीके का काम करता है जो कि दिस का कीवर्ड बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करता है। तो ठीक है, अब हम इसको आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। फिर हमने जो जो कि डेटा आया, हमने भी कुछ खास प्रोसेस तो नहीं किया, बस हमने ये कहा कि हम उसको प्रिंट करके दिखा देंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये प्रोसेस का फंक्शन था, उसमें कुछ प्रोसेस हो गया, फिर हम उसको प्रिंट करके दिखा रहे हैं डेटा को। और आगे हम देखते हैं, और आगे फिर हमें एक एडेप्टर क्लास बनानी पड़ेगी ताकि हम इन दो सिस्टम्स को आपस में कंपैटिबल बना सकें, कि दो सिस्टम एक साथ मिलके काम कर सकें। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको इनिशियलाइज किया और हमने क्या किया, एडेप्टर क्लास क्या करेगी, वो ओल्ड सिस्टम का ऑब्जेक्ट लेगी, जो कि ओल्ड सिस्टम जिस तरीके से काम करेगा उसको लेगी और उसको उसमें नए सिस्टम के हिसाब से उसको मैनेज करेगी। अब हम देखते हैं कि सेल्फ डॉट ओल्ड सिस्टम हमने ओल्ड सिस्टम की इक्वल कर दिया। ये वही वाला सेल्फ का कीवर्ड है जिस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में दिस का कीवर्ड होता है, मैंने आपको बता दिया था। और आगे हम इसके अंदर देखते हैं, आगे फिर हमने एक और वो बनाया, फंक्शन बोले या मेथड बोले, जो कि गेट डाटा है, कि डाटा को लेके आएगा। और ये किस डाटा को लेके आएगा, डाटा इक्वल टू सेल्फ डॉट ओल्ड सिस्टम डॉट गेट डाटा। अब जो कि हमारे पास ऊपर ओल्ड सिस्टम में जो हमने बनाया था वहां से ये डाटा को लेके आएगा। ओल्ड सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेट डाटा को बनाया था, तो ये वहीं से डाटा को लेके आएगा। और फिर अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है, फिर रिटर्न कर देगा किसको, जो हमने ओल्ड सिस्टम से डेटा हम लेके आए हैं वो एडेप्टर क्लास के साथ रिटर्न कर देगा। ये बस बताने का मकसद ये है, यहाँ पे हमने एडेप्टर क्लास जो लिखी है इसका मकसद बस ये है कि ये बताएगा कि ये वाला डाटा एडेप्टर क्लास के थ्रू होता हुआ है, ताकि हमें पता चले कि हमारा डाटा कहाँ कहाँ से होता हुआ है।
ठीक है, अब हम आके देखते हैं। अब हमारा वो है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने का वक्त है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इसके अंदर। तो पहले मैंने ओल्ड सिस्टम क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि ऊपर क्लास थी। हमने इसका सपोज कर लेते हैं इसको कि अगर हम ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम की जैसे हम बात करें, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेटेबल बनाना है ना। तो ओल्ड सिस्टम के लिए पहले तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं कौन सी मैंने बनाई, ये है एडेप्टर क्लास। और एडेप्टर क्लास को हमने क्या दे दिया, ओल्ड सिस्टम का ऑब्जेक्ट दे दिया, यानी कि ओल्ड सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट जैसे बना हुआ है यहाँ पे, तो ये हमने एडेप्टर क्लास को दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक न्यू सिस्टम की क्लास बनाई, जो कि ये अच्छा, ये सारी क्लासेस जो ये मैंने अभी ऊपर डिफाइन की हुई है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ ये सारी क्लासेस, जैसे ओल्ड सिस्टम की है, न्यू सिस्टम की है, एडेप्टर क्लास की है। तो ये सारी हमने इधर डिफाइन की हुई हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे बना सक रहे हैं इसको। और आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये है कि एडेप्टर क्लास के अंदर हमने जो कि गेट डाटा का फंक्शन है, जो कि अब हम एडेप्टर क्लास की मदद से इसको यूज़ करेंगे। जो कि हमने एडेप्टर क्लास बनाई थी, फिर उसको हमने ओल्ड सिस्टम दिया था। अब हम एडेप्टर क्लास से डाटा ले रहे हैं, क्योंकि ओल्ड सिस्टम सपोज कर लें कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा होता है ओल्ड सिस्टम जो है वो कंपेटेबल नहीं होता, वो समझ में नहीं आता, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है। तो उस वजह से ओल्ड सिस्टम के ऊपर हमने एडेप्टर लगा दिया। और अब हम किससे डाटा लेंगे, अब हम एडेप्टर से लेंगे। तो एडेप्टर का गेट डाटा वाला फंक्शन क्या कर रहा है, वो इस तरीके से डेटा को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अब क्या करेंगे कि न्यू सिस्टम को हम प्रोसेस करने के लिए देंगे। जो कि ओल्ड सिस्टम से हमें डाटा मिला, वो हमने क्या किया, मतलब कि ओल्ड सिस्टम से डाटा मिला, एडेप्टर क्लास ने उसको मैनेज कर लिया और वो एडेप्टर क्लास के अंदर डेटा में आ गया। तो वो हम किसको देंगे, वो हम न्यू सिस्टम को दे देंगे, क्योंकि न्यू सिस्टम ने उसके ऊपर प्रोसेस करना, न्यू सिस्टम को उसकी ज़रूरत है। तो न्यू सिस्टम डॉट प्रोसेस जो कि हमने मेथड हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, वो हमने दे दिया। अब ये इसके ऊपर प्रोसेस करके उसको रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एडेप्टर पैटर्न का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये क्या हमारे पास शो कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है, एडेप्टर क्लास दिस इज डाटा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, यानी कि न्यू सिस्टम ने तो इसमें अपना प्रोसेस किया, लेकिन ये कि जो कि ओल्ड सिस्टम से डाटा आया फिर वो एडेप्टर के साथ लगा, तो हमने लगा दिया था इसमें कि एडेप्टर क्लास जो होगी वो लग जाएगी ओल्ड सिस्टम से, ये आया दिस इज डाटा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम, फिर एडेप्टर क्लास से होता हुआ और आखिर में ये प्रोसेस होकर हमारे पास जो कि हमारे न्यू सिस्टम के थ्रू हमने इसको प्रिंट करवा दिया। देख लेते हैं न्यू सिस्टम के थ्रू हमने इसको प्रिंट करवाया है ना, न्यू सिस्टम, हाँ ये रहा। इसके थ्रू जो हमारा डाटा मिला हमने इसको प्रिंट करवा दिया, यानी कि प्रोसेस जो है वो हमने न्यू सिस्टम से किया। तो देखिए, अगर दो अलग अलग सिस्टम हैं तो उनको एक दूसरे के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडेप्टर पैटर्न का यूज़ करते हैं। अब तीसरा पैटर्न हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वर पैटर्न। एक बात बता दूं कि पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अभी फिलहाल 3 पैटर्न्स को डिस्कस करना है। तो इस वीडियो का तीसरा और इस वीडियो का जो आखिरी पैटर्न है वो है ऑब्जर्वर पैटर्न। उसको हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम है शॉप। यानी सपोज कर लें कि मेरे पास कोई शॉप है और हम अपने यूज़र्स को नोटिफाई करना चाहें कि हमारी शॉप ओपन है, हमारी शॉप ओपन नहीं है। तो उस तरीके से कुछ सिनेरियो है। इस सिनेरियो को मैं आपको इस वजह से समझाऊं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम आगे क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेम कीवर्ड यूज़ किया जो कि इनट था। इसका मतलब ये कि जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस में कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक तरह से हम इनट का कीवर्ड यूज़ करते हैं जो जिससे हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। ठीक है, और ये क्या, ये सेल्फ लेगा और क्या करेगा, इसको कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करवाने के लिए जब हम सेल्फ डॉट अंडर इसको ऑब्जर्वर्स लगाएंगे, तो यानी कि ये बताता है कि हमारे पास ऑब्जर्वर्स कितने हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया होना शुरू होगा। फिर ये क्या बताया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट शॉप को ट्रू कर दिया है कि इफ़ शॉप ओपन, मतलब अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर शॉप अंडरस्कोर ओपन, ये एक वेरिएबल है और इसको इसने ट्रू कर दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या रख दिया, ऐड ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर को ऐड करने का काम करेगा। और किसके अंदर ऐड करने का काम करेगा, जो कि सेल्फ डॉट ऑब्जर्वर्स है हमारे पास, जो कि एक लिस्ट है, इसके अंदर ये इसको अपेंड कर देगा ऑब्जर्वर लेके, और ऑब्जर्वर ये यहाँ से लेगा। अब हम देखेंगे कि आगे चल के कैसे से ये काम होता है।
और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि सेट इफ शॉप ओपन, कि अगर शॉप ओपन है तो ये उसकी सेटिंग करेगा। उसकी सेटिंग ये किस हिसाब से करेगा, पहले तो हमने इसका जो सेल्फ डॉट इफ शॉप ओपन इक्वल टू हमने इफ शॉप ओपन कर दिया, यानी कि यहाँ पे अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर शॉप अंडरस्कोर ओपन था, तो ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है और यहाँ से ये इसको लेगा, ये बताएगा कि शॉप ओपन है या नहीं, इससे हमें ये पता चलेगा। फिर हमने क्या किया, हम इसको सेल डॉट नोटिफाई ऑब्जर्वर कर देंगे। अब ये क्या चीज़ है, अभी ये पता चलेगी जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। सेल्फ डॉट नोटिफाई डॉट ऑब्जर्वर बेसिकली एक फंक्शन है जो कि सेल्फ का कीवर्ड तो लेता ही है, यानी कि लेकिन सेल्फ, अच्छा एक और बात बता दूं कि अगर हम किसी जगह पे सेल्फ का कीवर्ड दे रहे होते तो वो बेसिकली के अंदर फंक्शन को बनाते वक्त लिखते हैं, वो कॉल करते हुए हमें सेल्फ का कीवर्ड देने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, वो ऑटोमेटिकली वो क्लास अपना कीवर्ड अपनी आप ही खुद ही दे देती है। हम उसके साथ लगा के यूज़ करते तो सेल्फ का कीवर्ड ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है। फिर हमने क्या किया, फॉर ऑब्जर्वर, जिस तरह ये सेम जैसे फॉर लूप हम लगाते हैं, फॉर आई इन, फिर उसके बाद किसी लिस्ट का नाम, और इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास है सेल्फ डॉट ऑब्जर्वर्स, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ऑब्जर्वर्स, यानी कि जो हमने ऊपर लिस्ट डिफाइन की थी वो और ये उसके ऊपर पूरा लूप चलाएगी और उसको अपडेट कर देगी। और अपडेट का हमने इसमें अभी तक हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है अपडेट का या नहीं, वो हमें आगे करना होगा अपडेट का डिफाइन, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। तो ऑब्जर्वर डॉट अपडेट बेसिकली ये एक और वो होगा, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर क्लास हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी। अब क्योंकि ऑब्जर्वर क्लास हमें बनानी है तो हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर क्लास बना लेते हैं और इसके अंदर एक अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं जो कि सेल्फ का कीवर्ड तो लेगा ही, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, लेकिन ये कि मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हमें देना पड़ता, लेकिन ये कि सेल्फ जो है आगे हम उसको पास नहीं करने की ज़रूरत होती है अलग से, क्योंकि सेल्फ और कोई चीज़ नहीं बल्कि इस क्लास की अपनी बात हो रही होती है। फिर इफ़ शॉप ओपन हमने कर दिया और बस हमने इसको पास कर दिया फ़िलहाल, ठीक है। ये पास क्यों किया, असल में ये दूसरी लैंग्वेजेस अगर हम जावा की बात करें या दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट यूज़ होता है, उस वजह से हमें ये करने की ज़रूरत पड़ी है। जबकि अगर हम देखें तो पाइथन के केस में ये काम हमारा डायरेक्ट वैसे भी हो जाना था, लेकिन ठीक है चले हमने इसको कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने फ़ोन स्क्रीन के नाम से बना लिया, मतलब फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो अब हमने वो जो अपडेट का कीवर्ड था जो हमने इसमें बनाया था वो हम इसके अंदर भी बनाएंगे और इसके अंदर हम उसको असल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके आएंगे कि जो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा इसमें, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कंडीशन रखी कि इफ़ शॉप ओपन, कि अगर शॉप ओपन हुई तो शॉप इज़ ओपन का प्रिंट कर दे, और एज दूसरी कंडीशन में क्या कहे, शॉप इज नॉट ओपन के, यानी कि शॉप ओपन नहीं, तो हमें पता कि या तो शॉप ओपन होगी या शॉप ओपन नहीं होगी। मतलब ये अपने यूजर्स को बताने के लिए, जिसने फ़ोन में एप्लीकेशन की हुई उसको बताने के लिए है कि शॉप ओपन है या शॉप ओपन नहीं है। तो ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इसके कंस्ट्रक्टर बनाना शुरू करते हैं, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो हमने शॉप का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने फ़ोन स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने क्या किया, हमने शॉप के अंदर ऐड ऑब्जर्वर किया फ़ोन स्क्रीन के, मतलब फ़ोन स्क्रीन हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने इसमें ऐड कर दिया। और फिर क्या किया है, हमने शॉप को सेट कर दिया, इफ़ शॉप ओपन है तो हमने फ़िलहाल अभी इसको ट्रू करके कर दिया और साथ में हमने इसको फॉल्स वाला भी कर दिया, यानी कि ताकि अब इसको पता चल जाए कि पहले हमने इसको ट्रू किया था और पहले शॉप ओपन थी और बाद में शॉप क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको मैं सेव करूँ अपने प्रोग्राम को और मैं अब इसको रन करूँगा। मैंने इसको रन किया तो देखें पहले क्या प्रिंट हुआ, शॉप इज़ ओपन और बाद में शॉप इज़ नॉट ओपन। ये समझ लें कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं ना, ये इस तरीके से आते हैं। तो ये था पूरा हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न। इसको आप देख सकते हैं इस पूरे कोड को, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने गिटहब पे भी अपलोड कर दूँ ताकि गिटहब के ऊपर आप देख सकें। और मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा कि गिटहब पे अपलोड करके आपको लिंक दे दूँ, लेकिन अगर मैं भूल गया, हो सकता है मैं गिटहब पे अपलोड करना भूल गया, तो वीडियो से देख के आप कोड तो लिख लेंगे, साथ साथ वीडियो को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। थैंक यू।